Hello friends, today we will start assessment and audit under GST CA final IDT assessment. ठीक है, डिफरेंट वे टू असेस द टैक्स लाइबिलिटी बाय रजिस्टर्ड पर्सन की टैक्स लाइबिलिटी को असेस करने के दो तरीके हैं। पहला होता है प्रोविजनल असेसमेंट, दूसरा होता है सेल्फ असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट में क्या होता है, टैक्सेबल पर्सन अनेबल टू डिटरमाइन वैल्यू एंड रेट ऑफ टैक्स, ठीक है, टू दी गुड्स और सर्विस और बोथ टू बी सप्लाई बाय हिम। यहाँ पर टैक्सेबल पर्सन वैल्यू और रेट ऑफ टैक्स जो भी एप्लीकेबल होता है गुड्स और सर्विस में वो डिटरमाइन करने में अनेबल रहता है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू और रेट ऑफ टैक्स की बात हुई है, यहाँ पर ना तो टाइम की बात हुई है ना प्लेस ऑफ सप्लाई, उन सब चीज़ों की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर केवल दो चीज़ों की बात हो रही है, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड रेट ऑफ टैक्स जो भी एप्लीकेबल है उन सच गुड्स और सर्विस जो भी वो सप्लाई करेगा। ठीक है, वो होता है प्रोविजनल असेसमेंट। इस केस में प्रोविजनल असेसमेंट में क्या होगा, टैक्सेबल पर्सन एप्लीकेशन देगा अलोंग विद डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ हिज रिक्वेस्ट। फिर प्रॉपर ऑफिसर आफ्टर कॉलिंग फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट इफ रिक्वायर्ड इशू एन ऑर्डर इंडिकेटिंग देयर इन। मतलब प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन मंगवा लेगा, उसके बाद में वो ऑर्डर देगा। ऑर्डर में वो बता देगा कि भाई वैल्यू क्या रहेगी आपकी सप्लाई की और रेट क्या रहेगी, जो भी रेट और बोथ ऑन द बेसिस ऑफ हिज असेसमेंट इज टू बी फॉलो ऑन प्रोविजनल बेसिस। ठीक है, जिसके बेसिस पर प्रोविजनल असेसमेंट किया जाएगा। फिर प्रॉपर ऑफिसर आपसे एप्लीकेंट से बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा लेगा। ठीक है, बॉन्ड या फिर सिक्योरिटी फर्निश करवा लेगा, बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा लेगा और सिक्योरिटी फर्निश करवा लेगा जो भी वैल्यू डिटरमाइन की है प्रॉपर ऑफिसर ने। ओके, और सेल्फ असेसमेंट इन ऑल अदर केसेस में सेल्फ असेसमेंट होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट विच में बी कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट अगेंस्ट द टैक्सेबल पर्सन। तीन तरह के असेसमेंट कर सकता है डिपार्टमेंट। एक होता है स्क्रूटनी असेसमेंट, एक होता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, एक होता है समरी असेसमेंट जिसे प्रोटेक्टिव असेसमेंट भी कहते हैं। स्क्रूटनी असेसमेंट के अंदर क्या होता है कि जो भी रिटर्न फाइल की जाती है ना अंडर सेक्शन 39 में, जो भी टैक्स पर रिटर्न फाइल करते हैं उनमें से डिपार्टमेंट क्या करते हैं, सिलेक्टिव बेसिस पर रिटर्न सेलेक्ट कर लेता है। जैसे 5 रिटर्न उन्होंने सेलेक्ट कर ली, फिर उनका वो असेसमेंट करता है जिसको स्क्रूटनी असेसमेंट कहते हैं। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के अंदर क्या होता है कि जो भी नॉन फाइलर होते हैं ना, रिटर्न नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न, मतलब जिनको अंडर सेक्शन 39 में मंथली क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी थी, फाइनल रिटर्न फाइल करनी थी, उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की, उनका असेसमेंट होता है। दूसरा, अनरजिस्टर्ड पर्सन लाइबल टू पे टैक्स, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया लेकिन मैं लाइबल हूँ जीएसटी पे करने के लिए गवर्नमेंट को, क्योंकि मैं ऐसे गुड्स और सप्लाई वैसे गुड्स की सप्लाई कर रहा हूँ जो लाइबल है, ठीक है, जीएसटी के लिए। तो मेरा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखने का ये है कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है ना, और जो भी एप्लीकेंट मतलब जो भी पर्सन है जिसको टैक्स पे करना है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के अंदर, तो वो जो टैक्स पे करेगा ना उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, ये याद रखना। ठीक है, एक पॉइंट ये, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन फर्निश द वैलिड रिटर्न विद इन 30 days ऑफ सर्विस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, द सेड असेसमेंट ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन विथड्रॉन बट लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और लेट फीस शैल कंटिन्यू। इसका मतलब ये हो गया कि आपको 30 दिन का टाइम दिया जाता है, ठीक है, डेट ऑफ सर्विस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, कि आप अपना रिटर्न फाइल कर दीजिए। ठीक है, और आपने 30 दिन के अंदर रिटर्न फाइल कर दी ना, तो हम मान लेंगे भाई वो वैलिड रिटर्न है। असेसमेंट ऑर्डर जो भी आपके ऊपर पास किया था ना हमने, वो मान लेंगे कि वो विड्रॉल हो गया है, लेकिन जो भी इंटरेस्ट और लेट फीस जो लगना था ना वो तो लगेगा ही आपके ऊपर। ये हो गया अपना बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब बात करते हैं हम समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट क्या होता है, प्रोटेक्टिव असेसमेंट, मतलब टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। यहाँ पर क्या होता है, प्रॉपर ऑफिसर होता है ना, उसके पास में एविडेंस होते हैं कि कोई भी टैक्सेबल मतलब एक टैक्सेबल पर्सन है जिसने इनकर्ड किया है लाइबिलिटी टू पे टैक्स अंडर दिस एक्ट। ठीक है, और प्रॉपर ऑफिसर ने ऑब्टेन किया है प्रायर परमिशन ऑफ एडिशनल और ज्वाइंट कमिश्नर। ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर ने प्रायर परमिशन ले ली एडिशनल कमिश्नर से और ज्वाइंट कमिश्नर से, और प्रॉपर ऑफिसर के पास में एविडेंस है कि कोई बंदा है जिसने लाइबिलिटी इनकर्ड किया जिस पर टैक्स बनता है, ठीक है, जीएसटी के अंदर। ठीक है, और प्रॉपर ऑफिसर के पास में सफिशिएंट ग्राउंड है टू बिलीव दैट डिले इन पासिंग एन असेसमेंट ऑर्डर में एडवर्सली अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। अगर आपने डिले कर दिया है असेसमेंट ऑर्डर पास करने में तो ये रेवेन्यू मतलब अफेक्ट करेगा इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू को। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं असेसमेंट अंडर जीएसटी। सेल्फ असेसमेंट के अंदर क्या होता है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल हिमसेल्फ असेस द टैक्स लायबिलिटी एंड फर्निश द रिटर्न। यहाँ पर क्या होता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन फर्निश करता है टैक्स लायबिलिटी एंड फर्निश। सेल्फ असेसमेंट में क्या हो गया, मैंने मेरी खुद की लायबिलिटी डिटरमाइन की और मैंने अपनी रिटर्न फर्निश कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट में क्या होता है कि पर्सन अनेबल टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ सप्लाई और रेट ऑफ टैक्स। तो ठीक है, पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस, जो भी प्रोविजनल
प्रॉपर ऑफिसर जो भी वैल्यू डिटरमाइन करते हैं उसके हिसाब से टैक्स पे कर दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड ऑन रिक्वेस्ट मेड, बॉन्ड भी यहाँ पर एग्जीक्यूट करना पड़ता है। और प्रोविजनल असेसमेंट का फाइनल असेसमेंट कब तक हो जाना चाहिए? 6 महीने का टाइम होता है फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। जब भी आपको ऑर्डर कम्युनिकेट, डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर से 6 महीने के अंदर अंदर फाइनल असेसमेंट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर 6 महीने में फाइनल असेसमेंट नहीं होता है तो फर्दर आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता है, ठीक है, बाई जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर के द्वारा। लेकिन 6 महीने प्लस 6 महीने के अंदर भी फाइनल असेसमेंट नहीं होता है तो 4 साल का वो टाइम दिया जाता है कमिश्नर के द्वारा, ठीक है। अब आपने प्रोविजनल असेसमेंट के समय आपने टैक्स पे किया था 600 रुपये, फाइनल असेसमेंट के टाइम पर अमाउंट आया 800 रुपये, तो आपको 200 रुपये और पे करना है, मतलब आपने शॉर्ट पे किया था तो 200 रुपये आपको पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपने प्रोविजनल असेसमेंट के टाइम 600 रुपये पे किया था लेकिन फाइनल असेसमेंट के टाइम 400 रुपये आए तो आपने एक्सेस पे कर दिया, तो आपको एक्सेस का रिफंड मिल जाएगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न। आप जो भी रिटर्न फाइल करते हो ना उसकी स्क्रूटनी की जाती है। इन ऑर्डर टू वेरीफाई एक्यूरेसी ऑफ द रिटर्न, प्रॉपर ऑफिसर में एग्जामिन द रिटर्न एंड सीक एक्सप्लेनेशन। फिर वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांगता है और जो भी आप एक्सप्लेनेशन देते हो तो उससे अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाता है तो नो कोई भी एक्शन नहीं लेगा आगे वो, लेकिन अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो करेक्टिव एक्शन लेता है, ठीक है। इफ नो एडिक्वेट एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड, या तो आप उसने एक्सप्लेनेशन मांगी आपने दी ही नहीं, या फिर आपने दी, ठीक है, लेकिन नो करेक्टिव एक्शन, नो करेक्टिव मेजर्स, ठीक है, तो प्रॉपर ऑफिसर एक्शन लेगा अंडर सेक्शन 65, 66, 67, 73 एंड 74। मतलब कौन कौन से एक्शन लेगा? 65 के अंदर ऑडिट बाय डिपार्टमेंट, वो ऑडिट का ऑर्डर दे देगा। 66 में वो स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर दे देगा बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा। 67 में वो सीज सर्च इंस्पेक्शन का ऑर्डर दे देगा। 73 और 74 में वो शो कॉज नोटिस इशू करने का ऑर्डर दे देगा। 73 में अदर देन फ्रॉड, सप्रेशन ऑफ फैक्ट वगैरह, मिस रिप्रेजेंटेशन। 74 में फ्रॉड वगैरह के मैटर्स जो भी स्पेसिफाई होते हैं उसमें, ठीक है। अब असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न, ठीक है। नॉन फाइलर, इफ रिटर्न इज नॉट फर्निश इवन आफ्टर इशू ऑफ नोटिस, आपको नोटिस इशू किया गया था, ठीक है, और आपने 30 दिन में रिटर्न फाइल की ही नहीं, तो अब क्या होगा? तो आपके ऊपर असेसमेंट किया जाएगा नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न का। और ये असेसमेंट कब तक किया जा सकता है? जो भी ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न होती है ना, वहाँ मतलब जो भी डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न वहाँ से 5 साल तक किया जा सकता है। जैसे 31 दिसंबर है, ठीक है, तो वहाँ से 5 साल के अंदर, उसके आगे के 5 साल में आपका असेसमेंट किया जा सकता है नॉन फाइलर का। प्रॉपर ऑफिसर शेल असेस द लायबिलिटी ऑफ टैक्स विद इन ए पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट स्पेसिफाई अंडर सेक्शन 44 फॉर फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न, ठीक है। अब बात करते हैं असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। सबसे पहले प्रॉपर ऑफिसर एक नोटिस देता है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है, फिर जो भी एसएससी होता है ना वो रिप्लाई करता है 15 दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर, ठीक है। फिर प्रॉपर ऑफिसर क्या करता है? ऑर्डर पास करता है। बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट में इशू एन असेसमेंट ऑर्डर, ठीक है, और वो असेसमेंट ऑर्डर कब तक दे सकता है? वो वही सेम टू सेम टाइम है, 5 साल का टाइम होता है उनके पास में, विद इन ए पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट स्पेसिफाई अंडर सेक्शन 44 फॉर फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न की डेट से आगे के 5 साल तक वो असेसमेंट का ऑर्डर दे सकता है। अब बात करते हैं स्क्रूटनी असेसमेंट इन स्पेशल केसेस। ये स्पेशल केसेस है, यहाँ पर भी वो स्क्रूटनी असेसमेंट का ऑर्डर दे सकता है। मतलब प्रॉपर ऑफिसर इश्यू कर सकता है असेसमेंट ऑर्डर इम्पोजिंग टैक्स लायबिलिटी ऑन द पर्सन बेस्ड ऑन द एविडेंस शोइंग ए टैक्स लायबिलिटी। मतलब क्या होता है यहाँ पर? प्रॉपर ऑफिसर असेसमेंट का ऑर्डर दे सकता है। 2 केसेस है। पहले केसेस में क्या हो रहा है? जो भी गुड्स, ये गुड्स की बात हो रही है यहाँ पर, जो भी गुड्स का ओनर है ना, ठीक है, जो लाइबल है टैक्स पे करने के लिए, जिसके ऊपर लाइबिलिटी आ रही है, उसको, वो अपने को पता नहीं वो कौन है। इफ द पर्सन टू हुम लाइबिलिटी पर्टेन इज नॉट असर्टेनेबल, ठीक है, तो असेसमेंट कैसे होगा? द पर्सन इन चार्ज ऑफ द गुड्स शैल बी असेस्ड। मतलब जिसके पास में वो गुड्स रखा हुआ है ना, हम उसको उस गुड्स का ओनर मान लेंगे और असेसमेंट की प्रोसीडिंग चालू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर जो भी ऑर्डर पास किया था ना वो एरनेसली था, अगर प्रॉपर ऑफिसर ने, इफ द ऑर्डर इज एरनेसली, ठीक है, जो भी ऑर्डर पास हुआ था वो एरनेसली पास हुआ था, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या कर लेगा? विड्रॉल कर लेगा उस ऑर्डर से और फॉलो कर लेगा प्रोसीडिंग लेड डाउन अंडर सेक्शन 73 एंड 74। 73 में शो कोज, 73 एंड 74 में शो कोज नोटिस इशू कर देगा, ठीक है। ये हो गया अपना असेसमेंट चैप्टर। अब अपन बात करते हैं ऑडिट। ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी और स्पेशल ऑडिट, ठीक है, और नॉर्मल जो भी ऑडिट करता है सीए वो तो ही अलग से। ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी, इसके अंदर क्या होता है कि कमिश्नर और एनी ऑफिसर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर? कमिश्नर, ठीक है, या फिर एनी ऑफिसर ऑथोराइज बाय हिम में अंडरटेक द ऑडिट ऑफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। एनी ऑफिसर कौन सा? सीजीएसटी और एसजीएसटी का ऑफिसर। एमसीक्यू बनता है इसलिए बता रहा हूँ, कमिश्नर याद रखना, कमिश्नर और एनी ऑफिसर ऑथोराइज बाय हिम में अंडरटेक, ये बंदे यहाँ पर ऑडिट करते हैं, ठीक है, कमिश्नर और ऑफिसर ऑथोराइज बाय द कमिश्नर। ऑडिट कंडक्ट किया जाता है एट द प्लेस ऑफ बिजनेस और इन देयर ऑफिस, ठीक है,
जो भी टैक्स डिपार्टमेंट, टैक्स अथॉरिटी ऑडिट करती है ना, या तो क्लाइंट के प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे जाके, मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस पे जाके ऑडिट कर सकती है, या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट में बैठ के भी ऑडिट कर सकती है। 15 दिन का आपको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, कम से कम 15 दिन का नोटिस तो देना ही पड़ेगा, यहाँ से एमसीक्यू आता है। ठीक है, 3 मंथ्स का टाइम होता है आपके पास में ऑडिट कंप्लीट करने का। अगर 3 मंथ्स में ऑडिट कंप्लीट नहीं होती है तो फर्दर आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया जाता है। ऑन कंक्लूजन, रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इन्फॉर्म अबाउट द फाइंडिंग, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। ऑडिट कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होता है ना, आपको उसको बताना पड़ेगा आपको ऑडिट में क्या मिला है। ठीक है, उसकी क्या राइट्स है, क्या ऑब्लिगेशन है, सब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और अगर ऑडिट आपने की है जिसका रिजल्ट क्या आ रहा है, डिमांड ऑफ टैक्स, मतलब एसएससी को टैक्स पे करना पड़ेगा, तो प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाएगी 73 एंड 74 की, आपको शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्पेशल ऑडिट अंडर सेक्शन 66। यहाँ पर क्या होता है, एट एनी स्टेज ऑफ स्क्रूटनी, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, मतलब एसएससी का स्क्रूटनी चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ठीक है, उस दौरान अगर असिस्टेंट कमिश्नर का ओपिनियन है कि टैक्स हैज नॉट बीन करेक्टली डिक्लेयर और द क्रेडिट अवेल इज नॉट विद इन द नॉर्मल लिमिट, मतलब जो भी वैल्यू डिक्लेयर किया है ना एसएससी ने वो सही नहीं है, और जो भी क्रेडिट अवेल किया है ना इज नॉट विद इन द लिमिट, मतलब उसने आईटीसी ज़्यादा अवेल कर ली, ठीक है, और वैल्यू बराबर से डिक्लेयर नहीं की, तो वो ही में इशू डायरेक्शन टू द एसएससी फॉर स्पेशल ऑडिट। असिस्टेंट कमिश्नर डायरेक्शन दे सकता है एसएससी को, भाई आप स्पेशल ऑडिट करवा लीजिए, लेकिन उनको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा कमिश्नर से। मैं नॉमिनेट असेसिंग ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर क्या कर देगा, नॉमिनेट कर देगा चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट को कि आप जाकर स्पेशल ऑडिट करके आओ। 90 दिन का उनके पास में टाइम होता है, अगर 90 दिन में ऑडिट पूरी नहीं होती है तो फर्दर एक्सटेंशन मिलता है 90 दिन का। यहाँ पर 3 मंथ्स, ठीक है, प्लस 6 मंथ्स, यहाँ पे 90 डेज प्लस 90 डेज। ऑडिट विल बी कंडक्टेड इवन इफ अकाउंट्स हैज बीन ऑलरेडी ऑडिटेड। तो एसएससी ऐसा नहीं कह सकता कि हमारी अकाउंट्स ऑलरेडी ऑडिटेड है तो आप ऑडिट मत करो, नहीं, ऑडिट फिर भी होगी। ठीक है, और जो भी खर्चे होंगे वो गवर्नमेंट बोन करेगा। और अगर इफ रिजल्ट इन डिमांड ऑफ टैक्स, तो प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाएगी 73 एंड 74। ठीक है, शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा आपको 73 एंड 74 का। सो थैंक यू सो मच गाइस, अपना असेसमेंट और ऑडिट चैप्टर कंप्लीट हुआ।